नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीधा विषय पर आते हैं। परीक्षा के नजरिए से सबसे पहला और बेसिक स्टैटिक फैक्ट ये है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है। ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अहम दस्तावेज है जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार V.A. अनंत नागेश्वरन जी के मार्गदर्शन में बनता है। और एग्जाम्स में तारीखें भी काफी पूछी जाती हैं। इस बार इसे 29 जनवरी 2026 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया था। एकदम सही। देखिए, अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो ना, तो ये सरकार के पिछले साल के कामकाज का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे स्कूल में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता है कि पूरे साल कैसा प्रदर्शन रहा। लेकिन एक परीक्षार्थी के नजरिए से मेरे दिमाग में हमेशा एक बुनियादी सवाल आता है। हाँ बताइए। अगर ये मुख्य रूप से पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है, तो इसमें अगले साल की जीडीपी और विकास दर का अनुमान क्यों और कैसे लगाया जाता है? मतलब जो साल अभी आया ही नहीं, उसके आंकड़े इस दस्तावेज का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? ये काफी लाजमी सवाल है। देखिए, दरअसल अर्थव्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन रुक जाए और अगले दिन नए सिरे से शुरू हो। ये लगातार काम करती है। अच्छा। तो जो पिछले साल के प्रदर्शन के आंकड़े होते हैं, उन्हीं में कई ट्रेंड्स छुपे होते हैं और उन्हीं के आधार पर भविष्य की नीतियां और लक्ष्य तय किए जाते हैं। मतलब एक ट्रेंड बन जाता है। जैसे अगर कच्चे माल की खपत बढ़ रही है तो आगे उत्पादन भी बढ़ेगा। एकदम सही पकड़े। अब अगर इस रिपोर्ट कार्ड के सबसे बड़े मार्क्स यानी जीडीपी की बात करें, तो यहाँ पर परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति बनती है ना। जीडीपी के आंकड़े तो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2025-26 के लिए विकास दर 7.4% अनुमानित है। सही कहा। और अगर हम जीवीए की बात करें तो वो 7.3% है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। एनएसओ का डेटा अलग है और दूसरी तरफ आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 2026-27 के लिए जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। हाँ, दोनों अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। तो ये तो अलग अलग मौसम पूर्वानुमान वाले ऐप्स की तरह हो गया ना, जो अलग अलग तापमान दिखाते हैं। परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो एक स्टूडेंट को किस विकल्प को सही मानना चाहिए? देखिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना। एनएसओ का जो डेटा है वो वर्तमान वित्तीय वर्ष का एक बहुत ही सटीक अनुमान होता है, क्योंकि वो मासिक आंकड़ों पर काम करते हैं। मतलब एनएसओ करंट ईयर पर फोकस करता है। बिल्कुल। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक रेंज या दायरा देता है, क्योंकि भविष्य में कई अनिश्चितताएं हो सकती हैं। तो अगर प्रश्न में विशेष रूप से लिखा हो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो आपको 6.8 से 7.2% वाला विकल्प ही चुनना है। समझ गया। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और यहाँ आपने जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का जिक्र किया, जो 7.3% है। परीक्षा में अक्सर जीडीपी और जीवीए का अंतर फंसा देता है। हाँ, ये तकनीकी शब्द अक्सर उलझन पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए, जीवीए उत्पादक के नजरिए से अर्थव्यवस्था को मापता है। कारखाने ने कितनी वैल्यू जोड़ी, ये जीवीए है। अच्छा। लेकिन जब वो सामान बाजार में आता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है और कुछ सब्सिडी भी देती है। तो जीवीए में टैक्स जोड़कर और सब्सिडी घटाकर जो अंतिम आंकड़ा मिलता है वो जीडीपी होता है। मतलब जीवीए किसी भी सेक्टर की असली सेहत बताता है। अब अगर इन आंकड़ों को अलग अलग सेक्टर्स में बांटकर देखें, तो सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि क्षेत्र 3.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और वहीं उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो वो 6.2% अनुमानित है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा है वो है सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज का, जो 9.1% की दर से बढ़ रहा है। बिल्कुल, 9.1% की ये विकास दर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये स्पष्ट करता है कि हमारा सेवा क्षेत्र वैश्विक स्तर पर कितना शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मतलब भारत अब दुनिया के बैक ऑफिस से निकलकर एक ग्लोबल टेक हब बनता जा रहा है। एकदम सही, और आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। आज भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बन चुका है। 7वां सबसे बड़ा?
ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, सोचिए 2005 में वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी, जो कि 2024 में दोगुनी से भी अधिक होकर 4.3% हो गई है। बिल्कुल। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो हमारा सेवा निर्यात 387.5 बिलियन डॉलर के एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 387.5 बिलियन डॉलर, ये आंकड़ा परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। और इसी के साथ वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाला फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नवाचार यानी इनोवेशन में भी हमने बहुत लंबी छलांग लगाई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2019 में 66वें स्थान पर था और अब हम 38वें स्थान पर आ गए हैं। 66 से 38, ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल है। और व्यापार की बात करें तो UNCTAD की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ट्रेड पार्टनरशिप डाइवर्सिटी इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। डाइवर्सिटी इंडेक्स मतलब हम कितने अलग अलग देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, राइट? हाँ, और इसमें ग्लोबल साउथ यानी जो विकासशील देश है उनमें चीन और UAE के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। ये तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो एक सवाल उठता है रोजगार को लेकर। हाँ, रोजगार हमेशा से एक मुख्य मुद्दा रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में। जैसे PLI स्कीम से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया और सितंबर 2025 तक 12.6 लाख रोजगार पैदा हुए। तो क्या PLI जैसी सरकारी नीतियां सीधे तौर पर इन रोजगार के आंकड़ों को बढ़ाने में काम कर रही हैं, या ये केवल वैश्विक बाजार की मांग का नतीजा है? नहीं, नीतियां सीधे तौर पर काम कर रही हैं। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी जो नीतियां हैं वो विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करके बनाई गई हैं। अच्छा, मतलब टारगेटेड अप्रोच है। बिल्कुल। अगर आप मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत में बनाते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहन देती है। इससे सिर्फ कारखाने में ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन में नौकरियां बनती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टर्स और पैकेजिंग वाले उद्योग को गति मिल रही है। अगर हम 2025-26 के दूसरी तिमाही तक के आंकड़े देखें तो कुल रोजगार 56.2 करोड़ रहा है। 56.2 करोड़ रोजगार, ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत अहम है। अब थोड़ा व्यापार और सेवाओं के निर्यात से आगे बढ़ते हैं। ये देखना भी जरूरी है कि देश में पैसा कितना आ रहा है और सरकार की कमाई कितनी हो रही है। सही कहा। और जब देश में पैसा आने की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है रेमिटेंस का। रेमिटेंस मतलब जो भारतीय नागरिक विदेशों में काम करते हैं और अपने देश पैसा भेजते हैं। एकदम सही। और भारत रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। दुनिया में नंबर 1। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। हाँ, और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल 135.4 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है। 135.4 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी फॉरेक्स रिजर्व, वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। 16 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार ये 71.4 बिलियन डॉलर है। 71.4 बिलियन डॉलर, ये तो किसी परिवार के इमरजेंसी सेविंग अकाउंट की तरह हो गया जो मुश्किल वक्त में काम आता है। बहुत सही उपमा है। और इस इमरजेंसी सेविंग को मापने के 2 पैमाने होते हैं। पहला ये कि ये रिजर्व इतना बड़ा है कि ये हमारे 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। 11 महीने का आयात मतलब अगर बाहर से पैसा आना बंद भी हो जाए तो हम 11 महीने तक तेल और मशीनरी खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा पैमाना है विदेशी कर्ज का। ये भंडार हमारे कुल विदेशी कर्ज का 94% हिस्सा कवर कर सकता है। 94%? लेकिन एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है जो शायद परीक्षा में कथन कारण वाले सवालों में आ सकता है। चूंकि भारत रेमिटेंस पर इतना अधिक निर्भर है, तो क्या भविष्य में किसी वैश्विक संकट के समय ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम नहीं बन सकता? जोखिम की संभावना तो हमेशा रहती है। अगर बाहर छंटनी हो जाए तो पैसा आना रुक सकता है, लेकिन यहीं पर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काम आता है। अच्छा। इसका जो ये इतना मजबूत स्तर है वो हमें इस तरह के बाहरी झटकों या एक्सटर्नल शॉक्स को सहने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब हमारे पास एक कुशन है। और अगर हम सरकार की घरेलू कमाई की बात करें तो GST संग्रह भी देखना होगा। हाँ, अप्रैल से दिसंबर तक के 9 महीनों के लिए GST संग्रह 17.4 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। बिल्कुल। अब देखिए, जब देश में इतना विदेशी पैसा आ रहा है और घरेलू बाजार में भी लेन देन बढ़ रहा है तो रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
तरलता और महंगाई को नियंत्रित करने की मौद्रिक नीति वाली जिम्मेदारी। हाँ, आरबीआई का मुद्रास्फीति यानी महंगाई का जो लक्ष्य है वो 4% है, जिसमें ±2% का दायरा होता है। सही कहा। लेकिन चालू वित्त वर्ष में इसके 2% तक नीचे रहने का अनुमान है। 2%? ये तो बहुत कम है। ये तो वैसी बात हो गई कि जब मौसम ठंडा होता है यानी महंगाई कम होती है तो बगीचे में ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है ताकि पौधे तेजी से बढ़ें। मतलब इकोनॉमी में पैसा डालकर ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है और आरबीआई कर भी यही रहा है। अर्थव्यवस्था में पैसा डालने के लिए, जिसे हम ग्रोथ सपोर्ट कहते हैं, आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की है। 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट। तो अब रेपो रेट 5.25% हो गया है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर होता है उसे भी 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। सीआरआर भी कम कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, यदि महंगाई लक्ष्य जो कि 4% है उससे बहुत नीचे जाकर 2% या उससे कम हो जाती है, तो क्या ये मंदी या डिफ्लेशन का संकेत नहीं है, जिससे उत्पादन धीमा हो सकता है? आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। जब महंगाई बहुत कम होती है तो लोगों को लगता है कीमतें और गिरेंगी, तो वो खरीदारी टालने लगते हैं। हाँ, जैसे गाड़ी या घर लेना टाल देते हैं। और जब मांग टल जाती है तो कारखानों में सामान जमा होने लगता है, जिससे नौकरियां जाने का खतरा बन जाता है। तो इसी दुष्चक्र को रोकने के लिए आरबीआई ये कदम उठा रहा है। हाँ, इसी संभावित सुस्ती को रोकने के लिए ही आरबीआई आक्रामक रूप से रेपो रेट और सीआरआर घटाकर बाजार में तरलता बढ़ा रहा है। और तरलता बढ़ाने के लिए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ का भी इस्तेमाल हुआ है ना? एकदम सही। आरबीआई ने ओएमओ के जरिए पहले 2.39 लाख करोड़ रुपए बाजार में डालें और उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए और डालें। मतलब सरकार और आरबीआई दोनों पूरी तरह से ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े परीक्षा के लिए तो जरूरी हैं ही। बिल्कुल, लेकिन ये विचारणीय है कि ये सभी आंकड़े केवल किताबों में रटने के लिए नहीं है। सही बात है। देखिए, जब विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की विकास दर बढ़ती है तो आने वाले वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के नए अवसर भी उसी दिशा में पैदा होते हैं। मतलब ये रुझान हमें ये भी बता रहे हैं कि भविष्य में जॉब्स कहाँ मिलने वाली हैं। हाँ, इसलिए इन रुझानों को समझना करियर के नजरिए से भी बहुत अहम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।